बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर नबी और नाज़रीन मैं हूँ माहम जाहिद। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज नवा रोज़ा है और रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा है। अल्लाह पाक हमें इसकी बरक़ात समेटना नसीब फरमाए। और प्रोग्राम का बाकायदा उज़ैर आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल जी। कुरान मजीद हम सब के लिए मशअल राह है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बिला इश्तियाल कार्रवाई की है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 उसे बेहतरीन अंदाज में अक्कासी करती दिखाई देती है। आयत का मफहूम कुछ यूं है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनकी सज़ा यह है कि उन्हें कत्ल किया जाए या सूली दी जाए, या उनके हाथ और पांव मुख्तलिफ समतों से काट दिए जाएं, या उन्हें ज़मीन से जिलावतन कर दिया जाए। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है, बजुस उन लोगों के जो तुम्हारे काबू पाने से पहले तौबा कर लें। तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। बेशक। और पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई के जवाब में ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है। पाक फौज ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब अफगान क़यादत मुंह छुपाती फिर रही है। आखिरी इत्तला तक फ़ज़ाइया और बरी अफवाज के हमलों में अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 27 अफगान चौकियाँ मुकम्मल तबाह और 9 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह और असलहा डिपो को राख का ढेर बना दिया है। मौसर जवाबी कार्रवाई में 80 से ज़ायद टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद तबाह कर दिए गए हैं। वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए हैं। इसी सूरत हाल के दीनी और दिफाई पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर ताहिर अशरफी साहब और सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब भी हमारे साथ होंगे। दोनों मेहमानों को शुक्रिया कहते हैं। ताहिर अशरफी साहब की जानिब भी चलेंगे, लेकिन जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई अफगान की जानिब से, वो कहते हैं ना कि हम तो दोस्तियां निभाते निभाते थक गए, लेकिन दुश्मन जो है वो मैली आंख से देखता रहा और बिल आखिर पाकिस्तान ने कहा था कि वो जवाब देगा। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ सरेआम जारी थी और अब जब मुंह तोड़ जवाब दिया है कि दुश्मन को नाको चने चबवा दिए हैं। ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलामा साहब, सूरतुल माइदा की आयत 33 की रोशनी में अफगानिस्तान की तरफ से एक मुस्लिम पड़ोसी मुल्क पर बिला इश्तियाल हमला करने और वहाँ फसाद फैलाने के लिए इस्लाम का कतई हुक्म क्या है, दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जिस तरह से हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाई जाती है और अलल ऐलान ये बातें की जाती हैं कि जनाब हमारे जो खुदकुश बमबार हैं वो तैयार है पाकिस्तान पर हमला करने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इस्लाम अमन, सलामती, मोहब्बत, वफादारी का दीन है और इस्लाम के जिहाद में भी ज़ाब्ते हैं। ये जो बर्बरियत और वहशत है, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम इस वहशत और बर्बरियत से बरी है। और अगर कोई शख्स जो है वो इस्लाम का नाम लेकर खुद के हमले करे, बेगुनाहों को कत्ल करे, तो इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बार बार कहा है और एक बार फिर मैं आपके जरिए भी जो अफगान अबूरी हुकूमत के सरबराह है मुल्ला हैबतुल्लाह साहब, उनके मुल्ला हसन साहब, मुल्ला ब्रदर है, इन सबको कहता हूँ कि उनके जो वफाकी शरई अदालत, जो उनकी शरई अदालत है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो जज है, कि वो आए तो दुनिया इस्लाम के उलमा को बिठा लेते हैं और दुनिया इस्लाम के उलमा बैठ के फैसला कर देंगे कि हम भी उसको मानेंगे, ये भी मान लें कि क्या जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये खारजी फितना और फितना हिंदुस्तान जो है वो कर रहा है, क्या इसकी शरीयत इजाज़त देती है, इस्लाम इजाज़त देता है, कुरान इजाज़त देता है? तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। ये तो एक मिनट का काम है कि इसके ऊपर वो अभी ऐलान करे कि हम दुनिया इस्लाम के इन उलमा पर एतमाद करते हैं। तो हमें वो जो भी दुनिया इस्लाम से उलमा तय करे, सऊदी अरब से करे, मिस्र से करे, कुवैत से करे, जहाँ से भी करे, हमें उन पर एतमाद भी है और हम उनके जो है अपना
साथ बैठने को तैयार है। मुल्ला हैबतुल्ला ऐलान करे और आए, अपनी टीम मुकर्रर करे, वो खुद भी आ जाए, खुद वो अपने आप को दीन का एक स्कॉलर समझते हैं, आलिम समझते हैं, तो वो शरीयत के मुताबिक फैसला कर लेते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होगी, पाकिस्तानियों का होगा तो जवाब दिया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि जवाब ना दिया जाए, ये गलतफहमी दूर कर ले। जो होना था माजी में हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है अब, और रमजान का महीना है, मैं मुल्ला हैबतुल्ला साहब से बराह रास्त मुखातिब हूँ, मुझे पता है उन तक हमारी चीजें पहुँचती भी हैं और वो सुनते भी हैं। तो मैं उनसे और मुल्ला ब्रदर और मुल्ला हसन और बिलखुसूस मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि वो खलीफा सराज हक्कानी साहब, जिनके वालिद बहुत बड़े मुजाहिद थे, हमारे वो बड़े मोहसिन थे हमारे साथ अफगान जिहाद में, उसके बाद भी वो आगे बढ़े, बनाए उलमा की टीम और मुकर्रर करे दुनिया इस्लाम के उलमा को और बैठ के इस मामले को जो है वो शरीयत के मुताबिक हमारी तरफ से कोई एक लहजा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके सारे अमल का इस्लाम से, कुरान से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब ये उलमा के सामने बैठेंगे तो क्या दलील देंगे? अल्लामा साहब, इनका एजेंडा भी तो इस्लाम दुश्मन है ना, पीछे इनका जो प्लानिंग चल रही है वो यही चल रही है। सारे जोड़ तोड़ जो मिलते हैं वो फिर ताने बाने इसराइल से या भारत से टारगेटेड ये ऑपरेशन भी करवाते हैं और स्पेशली मसाजिद पर हमला करते हैं। अफगान तालिबान ने बाजोड़ में मस्जिद पर शेलिंग की, खुद को इस्लामी अमारात कहने वालों का मस्जिद को निशाना बनाना इनके दावों पर कितना बड़ा सवालिया निशान है? नहीं, देखें, मैंने पहले अर्ज किया कि इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए हम इनसे नहीं कह रहे, ये फितने ख्वार की फितने से नहीं बात कर रहे। अब जो इनके सहूलतकार है, जो उनके सरपरस्त है, जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ से आके ये कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सरबराह को कह रहे हैं कि आपको अगर ये यकीन है और आप अपने उलमा की बात भी नहीं मानते हैं। देखें, एक अफगानिस्तान के उलमा जो है उन्होंने ये बात कही कि ये दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, हमारे मुल्क की जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी गई। अब हम यही कहते हैं कि आप बीच में कौन सा इस्लामी मुल्क है जो नहीं आया, कोई कामयाब नहीं हो पाया है, तो आप आए शरीयत के मुताबिक। ना आप मुज़ाकरात डिप्लोमेसी को मानते हैं, ना आप कुरान और सुन्नत की बात मानते हैं। जो बात आप फिर मानते हैं वो फिर कल रात से शुरू है, और आइंदा भी अगर आप पाकिस्तान की सरजमीन के या पाकिस्तानियों के खिलाफ करेंगे तो ये काम उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत हो गया, हम सन 1978 से आपकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का ना एहसास है ना इदराक है। अभी आप ये दिखा रहे हैं, जो आप देखिए मेरे फौजी ने कलमा तय्यबा और ये अफगानिस्तान की अमारत इस्लामिया जो है उसका परचम है, किस मोहब्बत से उसने वो कलमा बजाया। ये हमारे परचमों को पांव तलते हैं, उसने परचम उतारा है और ये दिखा रहे हैं। जो ज़बीउल्लाह साहब बार बार दावे कर रहे हैं, वो कोई एक चौकी दिखाए ना, हम तो दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं भाई 2 घंटे में काबुल फतह हम कर सकते हैं, 2 घंटे में इस्लामाबाद फतह नहीं हो सकता। अपनी गलतफहमी दूर कर लो। बिल्कुल, ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। अशरफी साहब, अगर हम देखें, मेरी अजीज बात ज़हर बात बेटा मुकम्मल होने दो जी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान की क़यादत से कि आपके कमांडर कह रहे हैं हम 2 घंटे में पाकिस्तान फतह कर लेंगे। हम ये सलाहियत रखते हैं और आपको पता है, और रात आपने देख लिया कि हमने क्या किया। हम 2 घंटे में काबुल फतह कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है। हम बिल्कुल कतई तौर पर ना अभी तक कोई बंदा साबित कर सकता है कि कोई एक सिविलियन कल रात के हमलों में जो पाकिस्तान ने किए हैं जवाबी, एक सिविलियन निशाना बना हो, कोई इबादत निशाना बनी हो, कोई सरकार सिविलियन इमारत निशाना बनी हो, और ना ही हमारा ये टारगेट है। हमारा टारगेट जब आप नहीं बाज आएंगे तो हम अस्करी टारगेट को टारगेट करेंगे, और वो आपने कल रात भी देख लिया। अगर शौक है तो आगे भी देख लेंगे। बिल्कुल अल्लामा साहब, आपने वो जो नुक्ता उठाया बड़ा ही ज़बरदस्त है कि आप आए बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यानी मुनाजरा तो दूर की बात, बस बैठ के एक दूसरे को दलाइल के साथ या तो आप कायल करने की कोशिश करें, लेकिन इससे भी ये लोग भागते हैं, अपने मतलब की ये तशरीह करते हैं इस्लाम की भी। और अगर हम देखें तो जिस तरह से जो ये कवानीन बनाते हैं, मतलब जिसका स्टेटस अच्छा है, UN भी उस कानून को तनकीद का निशाना बना रहा है अफगानिस्तान की, कि जो जिसका स्टेटस अच्छा है उसके लिए जनाब सज़ा में नरमी है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जनाब सज़ा दे दी जाएगी, उस पर सारे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे।
तो ये जो मन मर्जी की तशरीह है इस्लाम की ये कर लेते हैं, ये कितना खतरनाक है? देखिए, मैं समझता हूँ ये आपका मेरा बेटा सवाल जो है इसकी इस वक्त इसलिए जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान और अफगान अवाम का मामला है। अफगान अवाम अगर ये जुल्म सितम बर्दाश्त करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। हम अपनी बात करेंगे पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी का भी खून बहेगा, पाकिस्तानी रियासत उसका जवाब देगी। ये बात अफगानिस्तान को समझ आनी चाहिए। बाकी दुनिया भी देख रही है। अगर अफगान अवाम समझते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर, तो वो उठ खड़े होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। उठ खड़े होना चाहिए। पूरी दुनिया को उठ खड़े होना चाहिए। अच्छा अशरफी साहब, हम देखते हैं दुनिया में तो इनको जवाब मिल ही रहा है, और जब ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे, जो ऐसे अनासर जो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है और जीतना भी जानता है, कामयाबी भी माशाल्लाह से नसीब होती है पाकिस्तान को। ओवरऑल बताइएगा, इस्लाम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक जो ज़मीन पर फसाद करते हैं, अमन तबाह करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के लिए क्या क्या सजाएं हैं? कुरान और सुन्नत ने बहुत वाज़ेह कहा है कि अगर ये बाज नहीं आते, और कुरान का हुक्म है कि पहले तो सुलह की कोशिश जो की गई जिसमें कामयाबी नहीं हुई, इन्होंने हमेशा उसकी मुखालफत की है। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। फिर अल्लाह का हुक्म है कि इनके खिलाफ जिहाद करो जब तक ये बिल्कुल जमीन से खत्म ना हो जाए और अल्लाह का कलमा बुलंद ना हो जाए। तो ये पाकिस्तान की फौज, एक तो मैं ये कहूँगा ये हमला नहीं है, पाकिस्तान की फौज जिहाद कर रही है तकफीरियत के खिलाफ, खारजियत के खिलाफ, इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। यकीनन ये जितने भी लोग हैं जो अमन को ख़राब करते हैं, फसाद करते हैं दुनिया पर, उनके लिए रोज़े महशर भी कोई आसानियाँ नहीं है। और ज़मीन पर तो देख ही रहे हैं जो जवाब मिल गया, जो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है, अफगान तालिबान रजीम को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। हम बारहा इस बारे में बता चुके हैं कि हम जी अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी ना समझे इसको। जब पाकिस्तान पर जवाब देता है, बड़ा नपातुला जवाब देता है, तैयार है पाकिस्तान हर दम। जो कोई अगर ये सोच कर आता है, अपना एजेंडा लेकर आता है, नाकाम अज़ाइम लेकर आता है, वो सारे के सारे नापाक अज़ाइम जो हैं वो पाकिस्तान खाक में मिलाना जानता है। और ये जवाब देख लिया है, हर किसी ने देख लिया है, चाहे कोई भी हो। भारत की जानिब से जब कार्रवाइयां हुई तब भी हमने देखा, फिर अब ये अफगानिस्तान की तरफ से जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या ही जबरदस्त मनाजिर है। और सुबह का जो सूरज तुलू हुआ वो जनाब पाकिस्तान की फतह की नवीद लेकर तुलू हुआ है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ की जो शिद्दत है और वुसअत है, अगर हम उस पर नजर डालें तो अब आप समझते हैं कि यह सरहदी झड़प तक मामला महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान ने अब जो अपनी डिफेंस की पॉलिसी है, दुश्मन की जो कार्रवाई है उनको मद्देनजर रखते हुए इसको ऑफेंसिव कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे ऑल आउट वार है और पाकिस्तान के लिए, और एक उन्होंने जंग छेड़ी थी और तो लॉजिकल कंक्लूजन होगा और जो इसका सीज फायर भी होगा हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। अब पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान ने वंस फॉर इसको डिसाइड करना है। ये हमेशा जिस तरीके से अपने सॉइल को ये यूज़ कर रहे हैं आगे दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारे खिलाफ पाकिस्तान में अंदर जो दहशतगर्द वाक़यात हो रहे हैं, और अभी भी देखें जो अभी इतलात आ रही हैं, कुछ ड्रोन्स उन्होंने यूज़ किए हैं यहाँ पे एबटाबाद में और सवाबी में और नौशहरा में, और फिर उन्होंने खुद क्लेम भी किया है ये हमारे हैं, लेकिन इनके अपने पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये टीटीपी है जो फितनल ख्वारिज है, उनकी कैपेबिलिटी है। वो यहाँ बैठे हुए थे तो यहाँ पे स्लीपर सेल से उन्होंने वहाँ से उनको यूज़ किया गया, तो हमारे डिफेंस ने उनको दे वर शॉट डाउन। लेकिन उससे ये भी एस्टेब्लिश होता है कि देखें जो इनके ताने बाने से नेक्सस है, जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से 5 साल से कह रहा था कि फितना और ख्वारिज इनकी एक प्रॉक्सी है और ये अफगानिस्तान खुद इंडिया की प्रॉक्सी है, तो उसमें भी एक्सपोज हुए हैं। सो बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और स्पेशली अभी मिडिल ईस्ट से बहुत सारे कंट्रीज हमें राब्ते कर रहे हैं, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीज फायर के लिए, एंड पाकिस्तान है सिंपली रिफ्यूज। और उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद चीज़ें सेटल नहीं करते हैं कोई अभी सीज फायर इस पर नहीं होगा। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 80 टैंक और 3 बटालियंस की तबाही कोई मामूली बात नहीं है। क्या ये पाकिस्तान की जानिब से फुल स्केल वॉर का पैगाम है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इट इज ऑल आउट वॉर है और जिसके लिए एक्शन जो ले रहे हैं, और आप देखें कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ 2641 किलोमीटर है, 11 सूबे हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं,
ऊपर से बदख्शां है और बदख्शां नीचे जाके निमरोज का सूबा है। सो पाकिस्तान ने जो ऊपर के जितने तमाम सूबे थे और ख़ास तौर पर और नीचे कंदहार और इसके बाद इन एरियाज में और वहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं और डेप्थ में जाके कंदहार और काबुल भी हैं। और जो इनके बाकी इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस थे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे और जो कोर हेडक्वार्टर्स थे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, अम्युनिशन डंप्स थे जो अमेरिकन वेपन छोड़ के गए थे, उन सबको टारगेट किया है। सो पाकिस्तान है कि एक वो चाहता है कि इनको एक ही दफा सबक सिखाया जाए एंड इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट विल बी रेज्ड टू द बिल्कुल ग्राउंड। मसूद साहब, बड़ी दुरुस्तगी के साथ और बड़ी टारगेटेड कार्रवाइयां जो पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं और बड़ा भारी नुकसान जो है अफगानिस्तान को उठाना पड़ा है। पाक फौज ने, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कंधार और काबुल में निशाना बनाया और वहाँ पर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं और मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया और अमरीकी असला भी यहाँ पर जो मौजूद था उसको भी पाकिस्तान ने तबाह किया। ये सब ब्रिगेडियर साहब जाहिर करता है कि पाकिस्तान की डिटेरेंस सिर्फ अब बॉर्डर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दिफाई नुक्ता नज़र से इन मकामात की तबाही अफगान तालिबान की जंगी सलाहियत पर बहुत बुरा असर डालेगी। देखें कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हम ये वो डेटरेंस और न्यू नॉर्मल है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इनको जो थोड़ी सी अगर इनके दिमाग में कुछ बचा है तो वो चीज़ें हम सेटल करना चाहते हैं। या इनके जो दिमाग में वो मिथ है कि ये कि सौ काल के हमने पता नहीं ये किया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है, तो लेकिन हम इनको इसलिए सबक सिखा रहे हैं। दैट्स वाई देखिए अपने पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं और जिस ऑलमोस्ट अभी तो 200 ऊपर प्लस जो हैं वो लोग इस पे मारे गए हैं और इसके तकरीबन 18 पोस्टें कैप्चर हुई हैं इनकी और 74 पोस्टें डिस्ट्रॉय हुए हैं डिस्पाइट बाकी जो डिस्ट्रक्शन इनकी हुई है। तो मेरा ख्याल में दूर दूर तक बॉर्डर एरिया में तो ये तो कोई नाम निशान इनका नहीं है। तो वाज़े मैसेज है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं करेगा और हाँ जिस तरह मैंने कहा है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चीजें सेटल करेंगे। सही, पाकिस्तान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा मसूद साहब, वजीर दिफा ने भारत के कहने पर पंगा लेने की बात की है। अस्करी तौर पर आपको मगरबी सरहद पर भारत का कितना असर रसूख नजर आ रहा है जो इस इश्तियाल अंगेजी का बाइस बने? जी हाँ बिल्कुल, देखिए भारत का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में 1950 के बाद से है और दोनों ने मिलकर उस वक्त से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। रा जब से बनी है उस वक्त रा के कोऑर्डिनेशन खात जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी अफगानिस्तान के साथ भी कोऑर्डिनेशन थी, फिर रा का एनडीएस के साथ हुआ, फिर रा का अब जो जीडीआई है इनके साथ हुआ है। और आप देखें ना कोइंसिडेंस क्या है कि मोदी इजराइल में थे तो फिर ये पाकिस्तान पे हमले हुए और लास्ट ईयर मुत्तकी जब इंडिया गया तो पाकिस्तान पे हमले हुए। सो आप देखें कि पीछे जो इनके जो डोरियां जो आप कहते हैं ना जो हैंडलर है वो इंडिया है। सो अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी है इंडिया को एज ए कॉलोनी, जिस राइटली सेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, कॉलोनी है। इंडिया ने अपना कॉलोनी बनाया, इनको इस्तेमाल कर रहा है। और देखें अजीत डोवल रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा था ये तालिबान जो है ये दे आर मर्सनरीज, इनको हायर किया जा सकता है, आप पैसा फेंके ये हमारी तरफ आएंगे, ये रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था। और आज वही हुआ है कि तालिबान के देखें कि एक हनूद और यहूद के साथ इनके कोऑर्डिनेशन हो गई है, इजराइल भी इन हो चुका है, इंडिया ऑलरेडी इन था और ये है एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सो कॉल्ड मुसलमान जो अपने आप को इस्लाम के दावेदार समझते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है, पाकिस्तान का रिजॉल्व उन्होंने देख लिया है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज देख ली है। इंडिया को पहले हम मजा चखा चुके थे, अब इनकी बारी थी। सो ऑपरेशन विल कंटिन्यू जब तक हम मुतमईन नहीं होते। ब्रिगेडियर साहब, हमने तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया को भी पहले मजा चखाया और अब इनको भी चखा दिया है, तो डीजीआई एसपीआर ने जो हम उनका जो हालिया बयान अगर उसको याद करें तो बड़ी फार साइटिंग करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम दोनों भी आ जाओ, तुम दोनों को जो है वो मजा चखा देंगे। तो अब क्या आपको लगता है कि दोनों कोई ऐसी जुर्रत कर सकते हैं जो इनके साथ सलूक किया गया है? देखें इंडिया बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कल से सोशल मीडिया पर कोशिश कर रहे थे तो इनकी जुर्रत नहीं है। पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटीज, हमने अपनी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज हमने दिखा दी थी, हम क्या कुछ कर सकते हैं। इवन मार्के हक और बुनियाद मरसूस में आपने 5% भी अपनी कैपेबिलिटीज शो नहीं की हैं। आपने सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 इस्तेमाल किया था ना, बाकी तो आपके सारी चीजें इंटैक्ट पड़ी हुई थी। आपने अपने जहाज भी अपने लिमिटेड यूज किए थे, J-10C और JF-17 थंडर। तो अभी वैसे डीजीआईएसपीआर ने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा था अगर इस दफा कुछ पंगा लेता है तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट का मतलब है अरुणाचल प्रदेश से हमने मारने शुरू कर देने, हरियाणा आएंगे और इधर से वेस्ट बंगाल, हरियाणा से होते हुए दिल्ली से करते हुए पंजाब और ये राजस्थान तक जाना है। तो मेरे ख्याल में बड़ा मैसेज क्लियर है। पाकिस्तान असल में इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ लीडरशिप डिफरेंट बैठी है पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप है। हमारी पॉलिसीज वेरी क्लियर है हमारी कि हमने क्या करना है। और पास में हमने जो नुकसान उठाया वो इसलिए उठाया कि हम बाईबंदी में रहें, चीजें हम इग्नोर करते रहें। हमने कहा चलो ठीक है यार छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, उस वजह से हमें नुकसान हुआ। आज आपकी लीडरशिप बहुत मजबूत है और दैट्स वाई आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दुनिया भर में ऊंचा है। बिल्कुल और दुनिया साहब, हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि अब दुनिया मौतरफ है और पूरी दुनिया देख चुकी है। जब पाकिस्तान जवाब देता है तो फिर पता चलता है पूरी दुनिया को ही। और ये वो लोग हैं जिनको हमने पनाह दी, दोस्ती निभाई, फिर ये गद्दारी पर उतर आए और इस तरह की हरकतों पर उतर आए, फिर मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात करने पर भी ये आमादा ना हुए। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है ये अपनी रविश बदलेंगे? देखें, रविश तो बदलेंगे ना, जब हम इनके घुटनों पे ले आएंगे, जब हम इस तरह स्ट्राइक्स करेंगे तो उसके बाद ये अभी जिस तरह रिक्वेस्टें आ रही हैं ना, अभी कतर से आवाजें आ रही हैं, सऊदी अरब से भी रिक्वेस्ट आ रही है, तुर्किया की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात कर रही है। तो पाकिस्तान ने बड़े वाजे किया है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसके बाद ही बातचीत होगी। और इसमें देखें, हम चाहेंगे पाकिस्तान में, आपको सिंपल बताओ पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा एकॉर्ड, जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था, जिसमें बात की गई थी तो जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की। वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ये 5 साल हो गए हैं, इंटरम सेटअप अभी तक चल रहा है और जिसमें एक जत्थे की हुकूमत है और डिक्टेटरशिप है, जिसमें आपकी 58% पॉपुलेशन इज आउट ऑफ द पावर है, जिसमें आपके ताजिक हैं, अजबुक हज़ारे हैं और दूसरे तुर्कमान लोग शामिल हैं। और तो आप देखें ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन नहीं है, आप रोजगार की तरह नहीं कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं है। तो उसको हम चाहते हैं वो चीज़ें रिस्टोर। और इसके बाद जो है ये उस एग्रीमेंट में हुआ था कि अफगान स्टाइल विल नॉट बी यूज फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, वो यूज हो रहा है तो डिसमेंटल करें तमाम टेररिस्ट हाइड आउट जो वहाँ पे हैं और इंक्लूसिव गवर्नमेंट को इंश्योर करें और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म इन प्लेस होगा तो पाकिस्तान फिर इसके बाद सोचेगा हमने क्या करना। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो किसी के कहने पर रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान खुद फैसला करेगा और सोचेगा कि कब पाकिस्तान ने बस करनी है, कि दुश्मन ने सबक सीखा या नहीं सीखा। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब जनाब जो ईरान से आ रही हैं और उसके अलावा कतर से आवाज़ें आ रही हैं, यही वो ममालिक थे जहां पर बैठकर मुआहदे हुए, कतर में मुआहदे हुए। तुर्की ने बड़ी कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को शायद हमारा दुश्मन जो है वो इस गलत फहमी में कमजोरी समझ बैठा और आज उसका जो भरपूर खमियाजा है वो उसको भुगतना पड़ा है। और वो लोग उन्हें भी ज़रा बड़ी सोचने की ज़रूरत है जो ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान ने जनाब सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी ताकतों को हराया है। तो आपने जिस तरह उनको हराया था वो भी सबको पता है, जिनकी मदद से आपने हराया था वो भी पता है। जब आप उनको आंखें दिखाएंगे तो फिर आपके साथ वो सलूक कर रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, हकीकी बात है। और वाकई और पाकिस्तान ने जवाब देकर, बहुत तगड़ा जवाब देकर एक बार तो खामोश करा दिया। और अब जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि ये रविश बदलेंगे और बदलने पर आएंगे। हम तो दोस्तियां निभाते रह गए, अमन की बातें करते रह गए, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी ऐसे अनासर जो मैली आंख से देख रहे थे उनको हमेशा जवाब मिल जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। और पाकिस्तान जब जवाब देता है तो वो तो हम बारहा कह भी चुके हैं कि फिर अब पता चलता है और पता चल भी रहा है। बिल्कुल जी, इसी तरह से है। और इस हवाले से जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। DGISPR भी कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस मामले को लेकर, वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अभी एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि आप थोड़ा सा उन वालिदैन के तसव्वुर करें कि जो अपने बच्चों को बामरे मजबूरी मोटरसाइकिल या कार चलाने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन उनके पास कानूनी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से वो हर वक्त बेचैनी का शिकार रहते हैं। जब तक वो मोटरसाइकिल या कार लेकर घर पर सही सलामत ना पहुंच जाएं, कानून की नज़र में 18 साल से कम उम्र ये बच्चे अब तक मुजरिम कहलाया करते थे, लेकिन ज़रूरत और मजबूरी इन्हें सड़कों पर ले आती थी। मगर पंजाब हुकूमत ने एक तारीखी फैसला किया है जो यकीनन पंजाब के लाखों घरानों के लिए सुकून का बायस बनेगा। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने एक बड़ा और इनकलाबी कदम उठाते हुए सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। अब 1 मार्च से पंजाब भर में 16 से 18 साल के नौजवानों को बाकायदा ड्राइविंग परमिट जारी किए जाएंगे और ये उन नौजवानों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने और उन्हें कानून के दायरे में लाने की एक
संजीदा कोशिश। और बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश है उज़ैर। और इस फैसले की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ और कानून को एक साथ नथी कर दिया गया। अब महज 500 रुपए की फ़ीस के साथ आपका बच्चा एक कानूनी ड्राइवर बन सकता है। लेकिन याद रहे कि ये शॉर्टकट नहीं है। उम्मीदवार को रोड टेस्ट और साइन टेस्ट की कड़ी आजमाइश से गुजरना होगा, क्योंकि सड़क पर ज़िंदगी की कीमत किसी भी लाइसेंस से बढ़कर है। और इस अमल में वालिदैन का किरदार सबसे ज़्यादा अहम रखा गया है। बे फॉर्म के साथ वालिद या गार्डियन का इजाज़तनामा और स्टाम्प पेपर लाजिम होगा। और इसके साथ ही हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 125 सीसी से बड़ी बाइक और मखसूस हद से ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक बाइक्स पर पाबंदी बरकरार रखी है। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा, ये परमिट खुद ब खुद जो है वो मनसूख हो जाएगा, ताकि वो नए सिरे से बड़े लाइसेंस का अहल बन सके। ये एक मौका है अपने बच्चों को जिम्मेदार शहरी बनाने का, तो देर न कीजिए और इस कानूनी सहूलत से फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल जी। और अभी ट्रांसमिशन में ब्रेक शामिल करते हैं। सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मुआशरे में एक आम रिवाज है कि ज़ुबान के भरोसे पर करोड़ों रुपए की जायदादों के ज़ुबानी सौदे कर लिए जाते हैं, लेकिन जब बात अदालत पहुंचती है तो यही ज़ुबान अक्सर धोखा दे जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हालिया फैसले में संगीन मसले पर वो लकीर खींच दी है जिसने जायदाद के मुकदमात का रुख बदल कर रख दिया है। जैसे शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसले में वाजे कर दिया है कि अब महज कब्जा या तवील अरसे किसी को मालिक नहीं बना सकते, बल्कि कानून अब आपसे वो हिसाब मांगेगा जो शायद आपके पास जुबानी याद भी ना हो। बिल्कुल। और ये फैसला उन हज़ारों ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो बरसों से ज़ुबानी कलामी सुलहनामों या जिरगों के फैसलों पर ज़मीनें छोड़े बैठे हैं। 1992 से जारी एक तनाज़े का ड्रॉप सीन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली 3 अदालतों के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले की बारीकियों को समझना हर उस पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है जिसकी कोई जायदाद या कोई मुआहदा अभी तक तहरीर की शक्ल में नहीं आया है। इसी आम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ कानूनदान नसीर कंबो साहब। नसीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। नसीर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबानी मुआहदों के लिए सख्त मयार सबूत की शर्त रखी है। ज़रा आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको बताइएगा कि अब एक आम आदमी को ज़ुबानी मुआहदा साबित करने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमारे दीन की भी कमांड है कि कुरान पाक में है सूरह अल-बकरा में कि आप जब भी कोई मामलात करें, कोई कर्ज लें तो उसकी तहरीर कर लें और गवाहान मुकर्रर कर लें ताकि एक सनद रहे, ताकि उसको साबित करने में आसानी हो। इसी कमांड को लेते हुए कानून शहादत ऑर्डर है 1984, उस पर आर्टिकल 17 जो है उसमें भी जो है वो कहा गया है कि कोई भी माहिदा जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की बाबत है तो उसके लिए जो है वो 2 गवाहान की शर्त रखी गई है। और अगर 2 खवातीन है तो उसके मुकाबले में 1 मर्द कहा गया है। और ये आर्टिकल 17 जो है ये बात करता है कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस की। अच्छा, अब इसी तरह जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो सेक्शन 2H में इसको बयान किया गया है। यानी कोई भी शख्स, 2 अफराद इनिशियली आपस में एक प्रपोज करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो दे इनिशियली एग्रीड हो जाते हैं कोई मामला करने के लिए। अच्छा, कोई भी एग्रीमेंट जो है तहरीरी या ज़ुबानी हो सकता है, लेकिन जब आप ज़ुबानी करते हैं तो कानून ये कहता है, इस जजमेंट में भी यही कहा गया है कि जो बंदा ज़ुबानी तौर पे कहता है कि जी एग्रीमेंट मेरा हुआ है, तो ऑनर्स या बार प्रूफ भी उसी शख्स पे है कि वो साबित करे कि उसका एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जो है वो शर्तें होनी चाहिए। एक प्रपोजल होना चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और दोनों प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में फ्री विल होनी चाहिए, और कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बगैर नहीं हो सकता। फिर अंडर वॉलंटरली होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। पार्टीज की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो अब देखें, जब आप ऑरली एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, जुबान पे एतबार कर लेते हैं, फिर आपको साबित करने के लिए वो मयार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो बताया है सेक्शन 10 में कि वो अगर आप साबित नहीं करते, तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये भी जस्टिस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की ये जजमेंट है, जिसमें जो था ये अलेज किया गया कि जी 1992 में पार्टीज के दरमियान सुलह हुई थी जरगा के जरिए, और तय ये हुआ था कि जो मुल्ज़मान थे उनके को जो है वो छोड़ दिया, बरी करवा दिया गया। तो लिहाजा अब उसके बदले में जो है 32 केनाल जमीन उकाड़ा में जो थी वो दे दी गई, और वो कब्जा भी उसी वक्त दे दिया गया।
तो बाद में जो था ये तय हुआ था कि जब इनके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी या टाइटल क्लियर हो जाएगा तो फिर इनके नाम म्यूटेशन करवा दिया जाएगा। तो 2016 में इसी कंट्रोवर्सी को लेकर केस दायर किया गया कि जी इनके नाम म्यूटेशन हो गया, ये अब हमारे नाम नहीं करवा रहे। जो दावा ट्रायल कोर्ट ने पहले इनिशियली खारिज कर दिया था, तमील मुख्तस का दावा था, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑरली बनाया था कि जी 1992 में हमारे दरमियान एक केस हुआ था, क्रिमिनल केस, जिसकी सुलह जरगे ने करवाई थी और उसके एवज हमने इनको भरी करवाया था। तो इनको जो है वो उसके एवज जो है वो 32 कनाल जमीन जो थी दी थी। फिर उसकी अपील की गई, जब दावा तमील मुख्तस का खारिज हो गया, अपील में अदालत ने कुछ एडिशनल इशू फ्रेम करके वापस नीचे ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट ने वो दावा डिक्री कर दिया, कहा कि जी आप 32 कनाल जमीन का म्यूटेशन इनके नाम करवाएं। फिर अपील दायर की गई, गुलाम अहमद है आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर गया बन के, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी वो अपील जो थी खारिज कर दी और दावा डिक्री जो है मेंटेन रखा। फिर हाई कोर्ट में रिवीजन दायर की गई, हाई कोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा। तो अब ये 3 अदालतों के फैसले जो थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबका फैसलों की रोशनी में एक फैसला है 2024 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1709 है, जिसमें यह तय हुआ है कि कोई भी शख्स जो अलेज करता है कि मेरा इसके साथ ऑरल एग्रीमेंट है, तो उस पर लाजमी है कि वो साबित करेगा कि ये प्रपोजल थी, ये एक्सेप्टेंस थी, ये फ्री विल के साथ थी, ये कंसिडरेशन था, इन गवाहान के सामने था। नसीर साहब, ऐसी इन तमाम फैसलों में क्या कानूनी तौर पर सुकम नजर आया कि कलअदम करार दिया गया? देखिए, सुकम यही था कि उन्होंने अलेज किया कि इसमें जो जुबानी तौर पे अलेज किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि कोई प्लेट जो थी, जब दावा दायर किया गया, कोई नहीं बताएगा कि कितनी तारीख को ये हुआ, किन गवाहान के सामने हुआ, किस जगह हुआ, अंडर द कंसिडरेशन जो बात वो कही जा रही है वो भी प्लेडिंग जो है पार्टीज की जो केस था उससे रिकॉर्ड से साबित नहीं हो रही थी। तो लिहाजा जो कोई भी माहिदा है, अवामुन नास को आगाह करना चाहूंगा कि आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप जो है कानूनी तौर पे अगर आपका डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो आप अदालतों में जब जाते हैं तो कोई भी माहिदा जो है उसको साबित करने के लिए, अगर आपका तहरीरी माहिदा भी है, चीजें मामला अदालतों में चले जाते हैं तो अदालतें कहती हैं कि कम से कम एटलीस्ट 2 विटनेसेस के जरिए उनको साबित करें। अच्छा, तहरीरी में तो फिर लिखा होता है कि इतनी तारीख का माहिदा है, गवाहान के दस्तखत होते हैं, लेकिन जुबानी तो क्या होता है कि स्पोकनली होता है, वर्ड्स के जरिए होता है, तहरीर होती नहीं, अलेज किया जाता है। तो अब जो अलेज करता है उस पर लाजम है कि वो बताए कि ये तहरीर इन लोगों के सामने हुई थी और ये तहरीर इतनी तारीख को हुई थी, इस जगह पे हुई थी। जो जुबानी मायदा गवाहान ही दुनिया से गुजर जाएं तो फिर वो क्या बनेगा उस मामले का? देखिए जी, बस फिर उस मामले का तो अल्लाह ही हाफिज है। जब आप जुबानी एग्रीमेंट करते हैं, कानूनी तौर पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये तो बता दिया गया कि आप कोई भी एग्रीमेंट जुबानी तहरीरी कर सकते हैं, बट उसको साबित करने के लिए फिर आपको उसको एक लॉफुल इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको ये इंग्रेडिएंट साबित करने पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। अब देखें ना, आप एक प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, सेल डीड करते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, कोई हिबानामा लिखा जाता है, उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, या कोई भी मामला होता है, तो आप शहरी जो है, देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, लेकिन जिनकी मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है, तो अगर हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। लिहाजा अवामुन नास जो है कोई भी तहरीर करे, दीन की कमांड जो है उसको फॉलो करें, कि तहरीर कर लें। कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 17 जो है वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि लेन देन के मामला करें तो उसमें गवाहान मुकर्रर कर ले। तो इसी तरह अदालतों में भी जब केसेस दायर होते हैं, कि जब आप अपना केस दायर करते हैं, दूसरी तरफ से जवाब दायर किया जाता है, फिर उसमें शहादत आती है, दोनों पार्टियों की उस पर जिरा होती है, तो फिर ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे लानी जरूरी होती है कि ये चीजें हुई थी, इन गवाहान के सामने हुई थी, इस जगह हुई थी, इतनी तारीख को हुई थी, फ्री विल से हुई थी। नसीर साहब, वैसे अब तो वैसे भी डिजिटल सारा दौर है, अब तो कंप्यूटराइज हर चीज हो रही है, सब कुछ अवेलेबल है, और ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे, इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम जी बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं, या ये चीज हो रही है, कब्जा हमारा है, तवील अरसे का कब्जा, आदि मिल्कियत। मैं आपको आपके तवज्जो से आगाह करना चाहूंगा, आपको पता है पिछले महीने या 2 महीने पहले पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का ऑर्डिनेंस बनाया था, जो हाई कोर्ट से स्टे भी हुआ। अब वो दोबारा जो है वो
उसको ऑर्डिनेंस के जरिए जो है तरमीम करके स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया गया। तो लिहाजा वो लोग जो चाहे साल हा साल से भी किसी प्रॉपर्टी पे काबिज हैं बट वो उसकी मलकियत साबित नहीं कर सकते तो वो इलीगल पोजेसर कंसिडर्ड होंगे। तो लिहाजा अगर हम किसी को जो है वो जुबानी कमिटमेंट करके कब्जा ले लेते हैं, उसके प्रॉपर जो कानूनी पैरामीटर्स हैं, जो तहरीर करनी है, जो गवाहान मुकर्रर करने हैं, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाना है, इसलिए कि जी हम करवा लेंगे, वो फीसेस बचा लें, या हम सेल डीड नहीं करवाते, इससे वैसे कोई पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं, तो मुस्तकबिल में जाके अगर आप साबित नहीं कर सकेंगे तो ये कानून जो इलीगली पोजेसर हैं, जिनके पास अपनी मलकियत की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, वहां पे कब्जे का बैठने कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इस कानून में 10 साल तक सजा बताई गई है। यानी आप प्रॉपर्टी से भी महरूम होंगे और 10 साल सजा भी है। 10 मिलियन तक जुर्माना जो है वो भी बताया गया है। तो लिहाजा जो भी शख्स चाहे किसी प्रॉपर्टी में 30 साल से भी कब्जे में क्यों ना बैठे, उसको कानूनी तौर पे वो जस्टिफाई नहीं करता, उसके पास मलकियत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, तो पोजेशन जो है वो उसकी मलकियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये नुक्ता क्लियर हो गया। कम्बो साहब, एक सवाल और ज़हन में आ रहा है और बहुत सारे लोग इस मसले का सामना भी करते हैं। चलें, आपने तहरीरी मुआहदा कर लिया, ज़ुबानी मुआहदे को तो हम साइड पर रख देते हैं। तहरीरी मुआहदा आपने कर लिया, उसके अंदर गवाहान भी आपने शामिल कर लिए, लेकिन गवाहान अगर साइड बदल लें फिर कानून क्या कहता है? देखिए, होता यह है कि आपने तहरीरी मुआहदा कर लिया, गवाहान ने साइड बदल ली, तो अदालत में वो गवाहान फर्ज करे नहीं पेश होते, तो फिर आप पे लाजिम है कि आप अदालत को एप्लीकेशन दें कि इन गवाहान को कोर्ट विटनेस के तौर पे बुलाएं, ताकि इनसे जो है, क्योंकि आके भी अगर वो मुखालिफ बयान दे दें, अगर आपके मुखालिफ दे तो फिर कानून कहता है कि उन गवाहान को मुनहरिफ गवाह डिक्लेयर करेंगे। जब आप मुनहरिफ गवाह डिक्लेयर करेंगे तो फिर आप उस पे जो है वो जिरा करेंगे, हालांकि गवाह आपका है, वो आपके हक में बयान नहीं दे रहा, तो आप उसको फिर कन्फ्रंट करेंगे कि तो झूठ बोल रहा है, तो उसको बनाने की, यानी उसको जिरा करके जो है ना हकीकत उगलवाने की कोशिश की जाएगी। होता यही है कि जब भी हम कोई तहरीर करें तो हम ऐसे ना करें कि जी ये तहरीर हो रही है, बस ये एक फॉर्मेलिटी है, गवाह रख ले। गवाह अपने रखने वो रखने हैं जो आपकी दस्तरस में भी हों, जिन गवाहान पे आपको ट्रस्ट हो। कल को वो ट्रांजैक्शन आपको अदालत में साबित करनी पड़े तो वो आपको अदालत में जाके बहुत शुक्रिया आपका नसीर कम्बो साहब, यही मेरा मकसद था कि ये नुक्ता जो है वो वाजे हो जाए कि गवाह भी आपने क्रेडिबल रखने हैं, किसी को गुजरते हुए आपने और ये हम इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के दौरान भी हम समझते हैं कि जैसे नसीर साहब ने भी कहा कि ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन बाद में आपको नहीं पता कि इस चीज में आप इतना उलझ जाएंगे कि फिर अदालतों के चक्कर और जुबानी कलामी जो बात है उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो खुदारा अपने लाखों करोड़ों का जो लेन देन है जुबानी कलामी ना करें, कोई पेपर कोई डॉक्यूमेंटेशन ने तहरीरी मुआहदे किए दूसरे लोगों के साथ, और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जनाब आप रिटर्न में लेकर आएं, आप तहरीर में ज़रूर लेकर आएं, तो आप अपने हिस्से का जनाब जो काम है वो ज़रूर करें और फिर आप किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप ब्लेम करेंगे तो वो आप पर ही आएगा कि जनाब आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट क्यों नहीं किया। ब्रेक शामिल करते हैं सदाए रमज़ान में, स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करची जाम नशीरी, सेब्रोसो ने, कनौर और डालडा ने भी किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अब चूंकि इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है तो किचन में गहमा गहमी भी हो रही होगी और हम सब चाहते हैं कि हमारे इफ्तार के दस्तरखान पर मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपीज़ हों और हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होती हैं शेफ अनम, जो मज़ेदार, मुनफरिद और टेस्टी हमें रेसिपीज बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट कलर है। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ कैसेडियाज। ये कैसेडियाज बेसिकली जो है एक इटालियन डिश है और इसको थोड़ा सा हम अपनी उसमें फ्यूजन करेंगे, अपने फ्लेवर्स में। हमेशा फ्यूजन करती हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अब दौर ही ये आ चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम अगर आप खोलते हैं तो आपको इंटायरली जितनी भी रेसिपीज़ मिलती हैं वो होती वही रिवायती रेसिपीज हैं, बट वो थोड़े से ट्विस्ट एंड इटालियन है तो आप थोड़ा पाकिस्तानी टच ऐड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच ऐड करेंगे। सिंपल रेसिपी है, कोई भी टाइम टेकिंग नहीं है। आपने कैसेडियाज को जो है ले लेना है, टोर्टिला रैप्स जाएंगे इसमें। चिकन, आप चिकन चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम यूज़ कर रहे हैं सबरोसो का चिकन का कीमा और इसके अंदर आप जो है सबरोसो के फजीदा टॉपिंग्स भी ऐड कर सकते हैं या आप इसके अंदर सबरोसो का बोनलेस चिकन को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें या क्यूब्स कट में करके भी
यूज कर सकते ये हैं। बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस पे है हाँ जी। कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला काम है आग लगाना। सबसे पहला काम है आग लगाना। तो इसको और मैं लगाएंगे डालडा आग। ले आऊं जी हमेशा की बिल्कुल तरह, बिल्कुल। और डालडा आप इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, क्योंकि जहां मामता बिल्कुल। वहां डालडा। बहुत कम हम डालडा जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें, और थोड़ा सा बस हम इसमें ऐड करेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसमें डालडा का ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा जो और है। घी भी कर सकते हैं? नहीं, घी नहीं कर सकते क्योंकि इटालियन डिश है तो वो फिर बहुत ही देसी हो जाएगी। अगर आप इसमें घी यूज कर देंगे, और इसके अंदर अदर ऑप्शन, अगर आप डालडा के अलावा कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, बट बटर भी ऑयल के साथ ही हम ऐड करेंगे, विदाउट ऑयल नहीं ऐड करेंगे। अब कर लेते हैं सबरोसो का जो चिकन का कीमा हमने यूज़ करना है इसके अंदर। ये तकरीबन हम हाफ यूज़ करेंगे। तकरीबन आप समझ लें कि 300 ग्राम्स के करीब हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको डालकर अब हमने अच्छी तरीके से जो है वो कुक करना है, भुनाई करनी है बिल्कुल। और इसको इतना कुक करना है कि ये प्योर वाइट कलर का हो जाए। जैसे ही ये प्योर वाइट कलर का हो जाएगा तो फिर हम आगे इसके ऊपर फर्दर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। आधा तो ये वाइट हो गया बिल्कुल। और अब ये जैसे जैसे पकता जाएगा तो इसका कलर जो है वो वाइट होता रह जाएगा। अच्छा, चिकन का कीमे का एक बड़ा फ़ायदा है कि वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसी टाइम में जो है हम इसके अंदर साथ साथ जो है स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो स्पाइसेस इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। साथ में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत। जी, हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर। बेसिकली पेपरिका पाउडर में कोई स्पाइस नहीं होता, इसमें सिर्फ जो है आपको कलर बहुत अच्छा सा जो है वो आपके खाने का मिलता है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स, जिसमें जो हम थाइम यूज़ करेंगे और ऑरिगेनो यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इटालियन है तो हर्ब्स डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इटालियन खानों में हर्ब्स होते हैं बहुत? जी बिल्कुल। और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक का। इसमें जिंजर नहीं जाएगा? नहीं, इसमें जिंजर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और आप गार्लिक अगर इस तरह से पेस्ट फॉर्म में नहीं डालना चाहते तो आप पाउडर फॉर्म में भी गार्लिक को ऐड कर सकते हैं। और बस इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। और कुक करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा किनौर का चिकन पाउडर। और अगर हम किनौर का चिकन पाउडर ऐड करेंगे तो टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। एग्जैक्टली। फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा स्लो। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर मेरा बड़ा फेवरेट होता है, ख़ासतौर पे जब आप इंग्लिश खाने बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाता है आपके खानों के अंदर। तो अब ये हो जाएगा इसमें चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर इसमें हम हाफ यूज़ करेंगे क्योंकि जो सॉसेस हमने यूज़ करनी है उन सब में सॉल्ट का कंटेंट जो है। अच्छा, जो इटालियन फूड है वो स्पाइसी होता है कि नॉर्मल होता है? जो इटालियन फूड है वो माइल्ड स्पाइसेस होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, माइल्ड स्पाइसेस होते हैं। अब इसमें सॉसेस, क्या आप ये फ्यूजन कर रही हैं तो आप इसको कितना नहीं, मैं इसको बिल्कुल माइल्ड स्पाइसेस माइल्ड ही रखूँगी। स्वीट चिली सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके साथ हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे सिराचा। और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड, हनी मस्टर्ड बेसिकली हम इसमें डाल रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। अच्छा। और रिमेनिंग सॉसेस ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा वोस्टर सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस। ठीक है जी, ये दोनों आपने ज़रूर डालने हैं। और थोड़ा सा हम हॉट सॉस इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, हॉट सॉस भी जो है बेसिकली उसके अंदर भी थोड़ा सा स्पाइस होता है, तो आपने उस तरह से अपने स्पाइस को बड़ा ध्यान से यूज़ करना है ताकि जो है वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा तेज। और अब इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। जैसे ही ये कुक हो जाएगा, मज़ीद कितना कुक करेंगे? बिल्कुल 1 आध मिनट और इसको कुक करेंगे। और लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे मायोनीज, जो कि इसको थोड़ा असेंबल करेगा। अच्छा, उसको करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चीज़ स्लाइसेस। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर ही क्यों डाल रहे हैं चीज़ स्लाइसेस? तो इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस डालने का रीज़न ये है कि हमें थोड़ा सा बाइंड फॉर्म में जो है कीमा चाहिए, कि ताकि जब हम उसे कैसेडियाज़ के अंदर रैप करें या सर्व करें तो वो अपनी जगह पे ही रहें, वो अपनी जगह से ना हिलें। और अगर आप जो है इस तरह से भी डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर चीज़ के साथ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है वो स्टिक हो सकेगा आपके कैसेडियाज़ के अंदर। अब ये हो गया है।
और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज। मायोनीज। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज का। मायोनीज चली गई इसके अंदर। और यहाँ से ज़रा मैं टिश्यू पकड़ लेती हूँ, थोड़ी सी जगह को भी क्लीन कर लेते हैं और हाथों को भी कर लेते हैं क्लीन। जितनी देर में जन्नत जो है अच्छे से कीमे को कुक कर रही है और बस तकरीबन कुक हो चुका हाँ है। बिल्कुल, कीमा जो है उसको इतनी देर पकाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चीज़ स्लाइसेस, ताकि ये थोड़ा सा चीज़ी इफेक्ट जो है इसमें आ जाए। आप चाहें तो इसके अंदर, अभी हम येलो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप चेडर या मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ये हो जाएगा तो साथ ही हब्बा हम इसकी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। ये चीज़ मेल्ट होगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल मेल्ट होगा होगा। हाँ जी, संभालें अपनी जिम्मेदारी। अच्छा जी। अब इसको जो है हल्की आंच पे रखेंगे ताकि चीज़ जो है ज़रा अच्छे से मेल्ट हो जाए, और मीनवाइल हम अपनी वेजीज को जो है वो कट कर लेंगे। अब ये देखिए चीज़ इसमें अच्छे से जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है इस तरीके से। अब जब आप इसको अपने कैसेडियाज में रखेंगे तो ये आपको खाने में बहुत ज़्यादा जो है वो इजी रहेगा। कीमा हमारा रेडी हो रहा है और बिल्कुल। बड़ा प्यारा, बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया। और अब मैं ना इसकी वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ साथ साथ। तो मैं अनम की हेल्प करती हूँ चॉपिंग बिल्कुल। करने में। तब तक आप ब्रेक पे जाइए, लेकिन वापस लाजमी आइएगा। और चॉपिंग हमारी तकरीबन मुकम्मल हो बिल्कुल। चुकी है। अब हम क्या करेंगे अब ना, आ जाती है, आप इसमें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल डालें, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब। क्योंकि हमारी माओं का भरोसा है डालडा। और हम इसमें से निकालेंगे बस बहुत 2-3 कैसेडियाज के लिए हम टोर्टिला रैप निकाल लेंगे और बाकी को उसकी जगह पर रख देंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहली आपने लेयर जो है वो सेट करनी है। चिकन मिंस जो अभी हमने रेडी किया है उसकी जाएगी, चिकन मिंस इसमें जाएगा इस तरीके से। आप घर में प्लीज़ काइंडली जो है इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आइएगा, उसके बाद ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। जब आप इसको कैसेडियाज के अंदर सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा जो है ईजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, इस तरह से हम एक साइड की तरफ जो है वो सेट चिकन करेंगे। कीमे को एडजस्ट करेंगे। लाइक ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एक्सेस आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी कि वो फिर बाद में आपको टर्न करने में या रैप करने में जो है वो उसका इशू आए। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से आइसबर्ग्स और इसमें जाएंगे अनियंस और साथ में इसमें जाएगा कैप्सिकम। अच्छा, वेजीज की जो है ऑप्शन आपकी अपनी पर्सनल है, आपको जो वेजीज अच्छी लगती है आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें दोबारा से जाएंगे, चीज़ ऐड हाँ जी, करेंगे। इसमें जाएंगे चीज़ स्लाइसेस जो कि इसको अच्छे से बाइंड करेगा। इस तरीके से हम इसमें डालेंगे ये चीज़ स्लाइसेस और इस तरीके से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये हमारे कैसेडियाज की जो है शेप हो गई है रेडी। और अब हम इसको हल्की थोड़ी सी मॉडरेट उसके ऊपर फ्लेम पे उसको कुक करेंगे कि हमारा जो कैसेडियाज के जो टोर्टिला है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से आपने इसको टर्न करते जाना है और इसकी एक लेयर को आपने कुक कर लेना। फिर इसको फ्लिप करके हम इसकी पराठा यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह कि नहीं? कैसेडिया में पराठा नहीं यूज़ होगा, टोर्टिला ही यूज़ होगा। इसी तरीके से हम फिर से दूसरा एक कैसेडिया रेडी कर लेते हैं और उसके लिए आपने सेम कीमे को इस तरीके से डालना है, उसको अच्छी तरीके से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है और उसके बाद आपने मनपसंद वेजेस ऐड अपनी करनी है। बिल्कुल मनपसंद चीज़। और आप चाहे तो अगर आप चीज़ के बगैर भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप टर्न करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डर होता है कि कहीं आपके कैसेडियाज जो है वो खुल ना जाए। तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही करना है कुक, ताकि अच्छी से अंदर से आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। हाँ जी। और ये चले गए इसमें वेजीज और आ गए इसके अंदर ये चीज़ स्लाइसेस। तो ये इफ्तार और सहरी बेस्ट ऑप्शन क्या है, किस टाइम खाया जाए? मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट ऑप्शन जो है वो उसी के लिए है, इफ्तार के लिए। इफ्तार के लिए? हाँ, सहरी के लिए मेरा ख्याल है इट्स टू मच, टू हैवी है क्योंकि चीज़ है इसके अंदर, तो इसलिए फिर आपने जो है इसको अब हम फ्लिप करेंगे इस तरीके से। तो ये जो है आपने इसकी जो आउटर लेयर है इसको थोड़ा क्रिस्पी करना है, क्योंकि कैसेडियाज जो होते हैं वो क्रिस्पी ही होते हैं। आप अगर इनको क्रिस्पी नहीं करेंगे, और इनका एक और चीज़ है कि इनको जब भी आपने सर्व करना है तो आपने इनको राइट वे सर्व कर देना है, गरम गरम ही, क्योंकि जितनी देर ये पड़े रहेंगे उतनी देर ही ये सॉफ्ट होते रहेंगे। तो ये आपने छोटी सी एक चीज़ है, इसको कर लेना है। इसको दूसरे को भी कर लेते हैं।
ताकि जब हमारे पास जगह खाली हो जाए, ताकि जब हम आराम से अपने कैसेडियाज को जो है वो कट कर सकें। इसको भी साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा, इसकी साइड्स को आपने इसी तरह जो है ग्रेजुअली चेंज करते जाना है, और बेशक आप नीचे से फ्लेम बंद कर दें ताकि जो है ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और अंदर से चीज़ जो है इसकी मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा कीमा और डाल लेंगे, जितनी देर में वो क्रिस्पी हो रहा है और वेजीज आ जाएंगी। आइसबर्ग बहुत ज़रूरी है, आइसबर्ग के बगैर प्लीज़ मत बनाइएगा, उसका ही बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है इसके अंदर। और इसको जो है चीज़ ऐड करेंगे। हाँ, और चेडर और मोज़रेला में से कोई भी चीज़ जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप येलो चीज़ ही इसके अंदर यूज़ करें। तो ये देखें, इस तरीके से आपने आपके सारे रैप्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब बस हम इसको करते हैं, प्लेटिंग की तरफ आते हैं, इसको ले आते हैं अपने कटिंग बोर्ड पे और इसको थोड़ा सा जो है हम डायगोनल शेप में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो आप ये देखें कि ये कितना क्रिस्पी है। तो इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ, और ये आ गई हमारी कनौर का केचप है, बिल्कुल उसके साथ आप खा सकते हैं। ऐसे करके हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये हमारी आज की रेसिपी जो है हो गई रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर लेटस। देते हैं, लेटस रख देते हैं ताकि प्लेट थोड़ी सी हमारी फिल लगे। तो ये हो गया हमारे आज के कैसेडियास, चिकन कैसेडियास जो कि हमने रेडी किए थे सबरोसो के, जो कि तकरीबन कीमे के 15 साथ। मिनट में रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अनम, इफ्तारी के लिए आपने डिश तो बना दी है, बिल्कुल। लेकिन इफ्तार के वक्त सबसे ज्यादा प्यास लगती है। बिल्कुल। तो पीने में क्या है? आज हम चलते हैं अपने उस सेक्शन की तरफ जो कि है जी हमारा करशी जामे शीरी का सेक्शन। और करशी जामी शीरी का इलायची शरबत भी है, तो इसलिए मैंने कहा कहीं इलायची शरबत बुरा ना मान जाए ना, तो इसलिए उसका भी बताना ज़रूरी है। तो आज बेसिकली हम करशी जामे शीरी के साथ बनाने जा रहे हैं क्वीन मॉकटेल। और ये क्वीन मॉकटेल जो है बड़ी ही मज़ेदार और मेरी बड़ी फेवरेट रेसिपी है ये। और ये ड्रिंक इतनी रिफ्रेशिंग है, जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो गर्मी वाली साइड पे जा रहा है, तो उस लिहाज से ये क्वीन मॉकटेल जो करशी जामे शीरी के साथ हम बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। चलिए मैं आपको करशी जामे शीरी ला देती हूँ। बिल्कुल। और इसको क्योंकि करते हैं एक तो ये रिफ्रेशिंग है, तमाम अज्जा खालिस हैं और टेस्ट तो लाजवाब है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले हम जाएगा ऑरेंज जूस, ठीक है। अब यहाँ पे जूसेस आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जितने जूसेस डालना चाहें आप डाल सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेप्स, या आप इसमें ग्रेप्स के साथ अनार भी डाल सकते हैं, अनार का जूस भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो इसमें है भी काफी फ्यूजन है। हाँ बिल्कुल। और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जो है वाइट सोडा, और इसके साथ हम ऐड करेंगे हमारा ऑल टाइम फेवरेट करशी जामे शीरी, और हम इसका सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और ये हो गया बेसिकली एक फ्यूजन। और देखिए करशी जामे शीरी की रेसिपीज में भी फ्यूजन है। और करशी जामे शीरी मेरे ख्याल में आप इसकी हर चीज बना सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग इन ड्रिंक्स या ऑल राउंडर कह सकते हैं हम करशी जामे शीरी को। स्मूदीज में, शेक्स में, ड्रिंक्स में आप कुछ भी इसके साथ ट्विस्ट कर सकते हैं। नहीं जी, हमारा ड्रिंक जो है हो गया है रेडी, और 5 मिनट से पहले हमने रेडी कर लिया है। बिल्कुल, 5 मिनट तो मुझे लग रहा है ज़्यादा है, वो तो हमने बोल के टाइम वेस्ट किया है, लेकिन बनने में हार्डली 1 मिनट लगा। आप इसको बेशक ब्लेंडर में नहीं भी ब्लेंड करना चाहते तो डायरेक्टली आप इसको अपने जग में डालकर मिक्स भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल। और अब हम इसको अपने ग्लास में पोर करेंगे और ये अच्छा आपका एक फिजी सा ड्रिंक बन गया है। आपके घर में मेहमान आते हैं, एक रिवायती सोडा आप सर्व करते हैं, उससे तो बहुत बेहतर है कि आप इस तरह का कोई मॉकटेल बनाकर अपने घर में जो है वो सर्व करें। तो ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है, और करशी जामे शीरी जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है, और करशी जामे शीरी से हमारा ना हमारी जो बचपन की यादें हैं वो वाबस्ता हैं। तो दोनों चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो क्या क्या बनाया आपने आज? आज बेसिकली जो दोनों चीजें हैं उनमें से जो सबसे पहली चीज है वो है जी सबरोसो के आज हमने बनाया था चिकन कीमे के साथ चिकन कैसेडियास, और उसके साथ दूसरी रेसिपी जो करशी जामे शीरी की है उसके साथ हमने बनाया था क्वीन मॉकटेल। तो दोनों रेसिपीज हो गई हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो आपका दस्तरखान है वहाँ पर वेरिएशंस नजर आए, ठीक है। तो यकीनन देखने वालों को पसंद आई होंगी। मुझे जन्नत जमशेद और शेफ अनम को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक बरकतों का महीना है, लेकिन हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये महीना शहरियों के लिए तिब्बी आजमाइश बनता जा रहा है। कराची शहर के 2 बड़े अस्पतालों जिना और सिविल अस्पताल की रिपोर्ट बताती है कि गुज़श्ता एक हफ्ते में 700 से ज़ायद गैस्ट्रो के केसेस सामने आ चुके हैं। क्या हमारे अस्पताल इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और अलमिया ये है कि हम इबादत के इस महीने में नज़्म व ज़ब्त को भूल कर अपनी सेहत से खेल रहे हैं। सहरी में पराठे और इफ्तार में तेजाबियत भरे मशरूबात ने शहरियों को वार्ड्स तक पहुंचा दिया है। इस संगीन सूरत हाल का जायजा लेते हैं मुमताज़ माहिर अमराज़ मेदा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल हक साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। बहुत शुक्रिया। कराची में रमज़ान के पहले ही हफ्ते में जो फिगर हमने कोट किया 700 केसेस रिपोर्ट हुए, क्या ये सिर्फ बदहज़मी का मामला है, उनके कोई ईटिंग पैटर्न्स का इशू है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है? देखिए, होने को वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जो हम देखते हैं तो हमारा पैटर्न जो खाने का है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। आपने नज़्म व ज़ब्त की बात की जी। मेरे ख्याल में ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों में ही हम इसमें बहुत ही पीछे हैं अगर हम बाकी दुनिया में देखें, और खाने के मामले में बिल्कुल। रमज़ान में आप देखें कि जो एक महीना हमें दिया गया था बेसिकली हमारी ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम परहेजगार बन सकें, बिल्कुल, तो हम उसको तो खैर बिल्कुल ही भुला चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। सब नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग। तो इसमें ये है कि जो भूख है वो रूहानियत तो खैर वो देती ही है, उसमें तो किसी को कोई शक भी नहीं है। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मतलब जैसे एक रीबूट होता है ना कोई भी सिस्टम, तो इस तरह है। मतलब हमारे जो जिस्म के जो अज़ा हैं, ख़ास तौर पे जो निज़ाम से जुड़े हुए हैं, आंत है, जिगर है, वगैरह वगैरह, वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उन्हें समझ लें कि एक रिलीफ मिलता है, उन्हें सुख का सांस मिलता है जब हम ये महीना जब आता है तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बर्डन बढ़ा देते हैं। मतलब वो जो बीच के 12-13 घंटे हैं वो तो चलो ठीक है जी, लेकिन सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में और फिर जब अफ्तार के वक्त, तो वो बजाय फ़ायदे के मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। और रमज़ान जब ख़त्म होता है वेट बड़ा होता है, वेट बड़ा होता है। मैदे की तेजाबियत, क्या ऐसी ग़िज़ाएं हम खा रहे होते हैं कि अगर सहरी में खा लिया फिर पूरा दिन डिस्टर्ब है, इफ्तारी में भी फिर हम रह नहीं पाते हैं, पकौड़े समोसे खाने हैं, फिर वो बस इसी वजह से हम बीमार होते हैं और अस्पताल चले जाते हैं। देखिए, इसमें ना 2 बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो खुराक है। ठीक, अगर आप देखें कि रमज़ान के अलावा वो चीज़ें हम बिल्कुल ही नहीं ले रहे होते हैं जो हम रमज़ान में जो है वो लाजमी लेके आ जाते हैं। अब वैसे कब पकौड़े वगैरह मंगवा के खाते हैं? नहीं, इसमें वो एक लाजिम जुज़्व है। मतलब उसके बगैर लोगों को ये लगता है कि शायद अफ्तारी मतलब मुमकिन ही नहीं और मुकम्मल ही नहीं है, मतलब वो उसके बगैर अधूरी है शायद। और दूसरा है टाइमिंग। जिसको भी मैदे का मसला है उसे हम सबसे बड़ी जो एक इंस्ट्रक्शन होती है, जो सबसे बड़ा परहेज़ होता है, वो ये होता है कि जब आपने लेटना है उससे 3 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें। अब सहरी में क्या हो रहा होता है, लोगों का उठ के खाते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं, उधर ही सो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि उन्होंने पूरा एक स्टॉक करना है ना, मतलब नेक्स्ट 13 आवर्स के लिए जो है। जी जी, तो वो ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि वो फिर सारा दिन जो है वो बुरा और गुजरता है। पानी भी फिर ऊपर से दबा के पी लेते हैं। पानी भी, लस्सी और दही और पता नहीं, मतलब आप यू कैन इमेजिन के क्या क्या जो है ना लोग कर रहे हैं। तो ये उसके अलावा इफ्तारी में भी हम ये मसला देखते हैं कि इफ्तारी भी लोग इतनी फुल होके कर लेते हैं कि वो भी उसके बाद फिर कोशिश तो करते हैं लेकिन हिला नहीं जाता, बहुत ज़्यादा गनूदगी होती है। ये सिर्फ इसलिए कि हम अपने मैदे पर बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। बिल्कुल, देखें ना, आप पूरे दिन के लिए मैदा जो है वो उस कंडीशन में है, फास्टिंग में है, और फिर आपने ऑल ऑफ अ सडन विद इन फ्यू जो एकदम खाना वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हमेशा देखें जो आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब जो लोग मुकम्मल चबा के खाना खाते हैं और जो लोग स्लोली खाना खाते हैं, 20 से 25 मिनट के बाद एक खुद ब खुद एक मैसेज जनरेट होता है जो दिमाग पे जाता है, और वो एक जो सेंस ऑफ फुलनेस है, जिसे मेडिकल टर्म में स्टैटी कहते हैं, कि अब पैगाम जाता है कि जी खाना अब जो है वो बंद करते हैं। तो किसी ने वजन कम करना हो तो उसके लिए एक बड़ा किसी ने नुस्खा बताया था कि जी आप चबा के खाएं और काउंट करें। अगर आप बहुत अच्छा वजन कम करना चाहते हैं तो 64 टाइम्स, अदरवाइज एटलीस्ट 32 टाइम्स अगर आप काउंट करें चबाना, आपका ऑटोमेटिक। उसकी वजह यह है कि आप क्या होगा,
आपका वो टाइम बढ़ेगा खाना खाने का। अच्छा, अब अफ्तारी में क्या होता है, वो एक इतने शॉर्ट टाइम है कि अभी मैसेज तो कहाँ जनरेट मुकाबला लगा होता है, उससे पहले ही जो है ना आप ये बड़ी जबरदस्त आपने टिप दी है। यानी बंदा वो काउंटर तस्वीर एक हाथ में रखे और दबाए। देखिए शुरू में अल्लाह तौबा कर ले इस काम से। फिर आपको खुद ही वो जो है ना वो हो जाएगा एक आइडिया। अच्छा, ये हम देखते हैं गैस्ट्रो के फैलाव के लिए आलूदा पानी का कितना बड़ा रोल है कि हम देखते हैं आजकल पानी भी साफ मैसर नहीं हो रहा, और कराची जैसे अगर आप कहें कि जड़ क्या है मामले की तो वो यही है, पानी ही है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है इस वक्त, और दुनिया के खैर बहुत सारे ममालिक का, लेकिन पाकिस्तान का खास तौर पे कि जो साफ पानी है वो बहुत से लोगों को अवेलेबल नहीं है। इससे ना सिर्फ मैदे और आंत के गैस्ट्रो के मसाइल बनते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई जो है, जो आमतौर पर हम पीला यरकान कहते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा फैलता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से हैं। तो ये अगर आप बात करें जड़ की तो जड़ यही है। सही। और उसके अलावा बाकी जो नाकिस आपको देखें, जो हमें चीज़ें मिलती हैं, आप दूध को ले लें, आपको खालिस नहीं मिलेगा, आप मसाला कोई ले लें, आप सब्जियों को देखें आजकल तो उस पर बड़ा कंट्रोवर्सी है कि पानी वगैरह जी गंदा पानी जो है उसमें उगाई जाती है। अच्छा इकराम साहब, कुछ लोग ये चले उनके साथ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एसिड रिफ्लक्स, तेजाबियत, और फिर हम देखते हैं कि बदहज़मी के मामला आते हैं, कोई इतना खा लेते हैं कि डकार आ रहे होते हैं। ये कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो सूट नहीं कर रही होती, ये मसला क्या है? देखिए आजकल अगर आप देखें तो जितना भी एक चेंज आया है कुछ अरसे में, जिसमें आप देखें कि वेस्टर्नाइजेशन हुई है फूड, जंक फूड आ गया है गली गली में। पहले कहाँ होता था, हम कहाँ देखते थे? पहले तो ये मतलब जो शायद वो जो अच्छा हर ब्रांड की ना कोई कॉपी बना के भी अब तो हर गली में मौजूद है, और लोकल अब इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि, और वो हर वाकई आप हर जगह जहाँ पे देखिए, इवन अब जो छोटे शहर हैं और देहात हैं वहाँ पे भी ये ट्रेंड अब आ चुका है। और ये सबसे बड़ी चीज़ यही है जिसकी वजह से हम प्रोसेस चीज़ें ले के जो है ना उसकी वजह से हम उन्हें मैदे खराब। अच्छा ये तो एक हो गया ना कि आप अपनी खुराक या डाइट में इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना कुछ खा भी नहीं सकते, खाते भी नहीं, कहते हैं इसका तो मैदा ही बड़ा कमज़ोर है, ये तो कुछ खा ही नहीं सकता। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? उनके भी बड़ा, वो कुछ खा लें तो डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए इसमें 2-3 मेन मसले हैं। एक तो वही जो पहले हमने बात की कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है। पाकिस्तान की मैं अगर आपको बताऊँ तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़्यादा आबादी उससे मुतासिर है। यानी कि अगर आधे से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा वो क्या तो ये बैक्टीरिया के अंदर रेस्टिंग मोड पे है जो पता नहीं चल रहा। एग्जैक्टली इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये सब में नहीं प्रॉब्लम कर रहा, लेकिन जिसमें कर रहा है फिर उसको वाकई वो कुछ नहीं खा पी सकता, उसको अंदर अल्सर भी बनते हैं। इवन बहुत रेयर केसेस में इवन ये जो मैदे का कैंसर है उसका बायस भी बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो अच्छा दूसरी जो वजह है वो ये है कि विद टाइम और हमारी जो बुरी खाने की हैबिट्स हैं, आदत हैं कि जैसे लेट खाना, फिर खाने में जो है एहतियात ना रखना, बहुत ज़्यादा खा लेना, मतलब जब किसी वक्त इतना पेट भर के खाना और ऊपर से पानी पी लेना, ये सारी चीज़ें। तो उसके साथ बतदरीज क्या होता है कि मैदा आहिस्ता से कमज़ोर हो जाता है, फिर उसमें ये मसाइल आने से हो जाते हैं कि फिर उसके बाद वो रूटीन की ग़िज़ा भी नहीं खा पाता। अच्छा ये कोई सीरियस कंडीशंस में भी जा सकती है कि होता है किसी को बस पेट में दर्द हुआ, उसने मैदे की दवाई ले ली, घर में इलाज करना शुरू कर दिया। बहुत सारे तो घरों में ये बड़ा कॉमन है कि ORS पीना शुरू कर देते हैं, अपने से कोई मेडिकेशन शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि ये कोई फिर आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की चीजें। देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी पेट में दर्द हुआ है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैदे का दर्द हो। बाज़ औक़ात वो पित्ते की इन्फेक्शन होती है, उसमें सर्जरी इवन समझ लें कि इमरजेंसी बुनियादों पे करनी होती है, क्योंकि उसमें उसके बाद क्या होता है उसकी झिल्ली पतली होती है और फट भी सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात जो हम पेट समझ रहे होते हैं मैदे का दर्द है, ये लबलबे का दर्द हो सकता है जो आगे चल के खतरनाक सूरत हाल। यानी आप खुद से अंदाजे लगाना बंद करें, आप माहिर डॉक्टर से रुजू करें। बिल्कुल, जो दर्द आप समझ रहे हैं मैदे का, बाज़ औक़ात के हार्ट का भी होता है, और हार्ट का और मैदे का लिंक्ड है ना। बिल्कुल, ये थोड़ा सा बीच में एक झिल्ली का फर्क है, ऊपर हार्ट है नीचे मैदा। कहते हैं जो दर्द आप समझ रहे हैं वो डॉक्टर समझ सकता है, आप गलत ना समझे जो भी दर्द हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई हल्की फुल्की अगर आपको पेट में दर्द होती है, ऐसा नहीं है कि आपने बस मैदे की दवाई खा लेनी है, उसको पता लगाना है कि दर्द वही कौन सी है, और ज़रा खाने पर हाथ थोड़ा हल्का रखें। ठीक है आप पूरा दिन भूखे होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, लेकिन अच्छा खाएं, अच्छी डाइट रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।